So, hello and welcome to Vice IS Academy. I'm Irshad Khan, your Indian polity faculty. Okay, so we have completed till 1919, Government of India Act 1919. So we'll start from 1935. हार्वेस्टिंग सीजन क्या क्या है? कल्चर में इंपॉर्टेंट है कि जनरली क्वेश्चंस आते हैं एंड इंडिया में हार्वेस्टिंग सीजन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है. ठीक है, पोंगल, पोंगल. ठीक है, साउथ. ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग नाम से नॉर्थ ईस्ट में भी. हाँ, बिहू. बिहू मेरे ख्याल से किसका है? बिहू असम. सो यू डू दैट. बिहू कहाँ पे क्या है वो कल्चर में आप देख लीजिए. ठीक है, so let's start with Government of India Act. $35 ना. ओके, इससे पहले जो है बेसिकली एक साइमन कमीशन आएगा. ठीक है, यू नो साइमन कमीशन, साइमन गो बैक. We will learn about that. Why Simon go back? Because yes, it was completely dominated by British. So there was a, और उसमें एक सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था. क्या हुआ था? लाला लाजपत राय was died in the protest because of the लाठी चार्ज. साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 4 मेजर रिकमेंडेशंस दिए थे. ठीक है, साइमन कमीशन ने 4 मेजर रिकमेंडेशन. ओके, फर्स्ट, इससे पहले डायरकी थी. ठीक है, देयर वाज अ डायरकी. ही हैड सजेस्टेड टू अबॉलिश डायरकी. ठीक है, पहला रिकमेंडेशन था कि डायरकी अबॉलिश कर दो. सेकंड, बहुत ज़्यादा डिमांड थी किसकी? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की. ठीक है, सो दे हैव, साइमन कमीशन हैज सेड, along with me ऐसे लिख लो, that responsible government at province. Responsible government at province. ठीक है, second recommendation important here. You know what is responsible government at province? That means that now the executive should be responsible to legislature. Okay, responsible to legislature. ठीक है, okay, got it. Then another recommendation was federal polity. They have understood that the unitary system that they are following in their own country, it is not suitable for India. So Simon Commission has recommended the federal polity. Federal polity. So federal polity, there will be a 2. Actually, it was already functioning in the country. Federal polity already function कर रहा था country में. ठीक है, provincial government तो था ही हमारे पास में. They started federal polity with effective responsibility. ठीक है, and in that case there has to be 2, the federal government, or you can say the union government, federal or union government, or you can say the provincial government. Provincial government. ठीक है, the another recommendation was continuity of electorate. He also suggests to continue communal electorate. ठीक है, communal. Fine. Now these are the 4 recommendations. You will find these 4 recommendations in
विल फाइंड दिस फोर रिकमेंडेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ठीक है, 1935 का प्रोविजन क्या था? 1935 से पहले कुछ और भी हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, ठीक है, एंड फिर गांधी जी का नाटक होगा, ठीक है, पूना पैक्ट होगा, ओके, डिप्रेस क्लास को राइट मिलेगा, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ रिजर्वेशन will be introduced in the country. Constitution has not defined anywhere what reservations are. नया एपिसोड आया है कंट्री के अंदर रिजर्वेशन को लेकर के, नया डिबेट चालू है रिजर्वेशन को लेकर. व्हाट इज दैट डिबेट? एक्सटेंड होता है ना, टाइम पीरियड के लिए होती है रिजर्वेशन 10 years. हां, तो वो हर साल एक्सटेंड होती है, हर बार अभी हो गया एक्सटेंड, हां जनवरी में हुई. नॉट दैट, रिजर्वेशन तो कब तक तो ठीक है. देयर इज अ डिबेट दैट 50% सीलिंग इंदिरा साहनी के केस में जो मिला है 92, विल लर्न अबाउट दैट, डोंट वरी, रिजर्वेशन देखेंगे क्या है. सो इंदिरा साहनी के केस में जो 50% का थ्रेशोल्ड बनाया गया, ठीक है, मतलब इट इज नॉट, इट कैन नॉट क्रॉस, इट कैन क्रॉस, ठीक है, बट सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के केसेस में वो क्रॉस हो सकता है, ठीक है. नाउ इफ आई टेक EWS इनटू कंसिडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में भी वो 60% हो गया. इट इज अ ब्रीच ऑफ इंदिरा साहनी केस. इट वाज बेसिकली अ पॉलिटिकल स्टंट, ठीक है, बिकॉज इट वाज जस्ट बिफोर द इलेक्शन, सो देयर वाज नो साउंड ग्राउंड टू गिव दैट पर्टिकुलर reservation. First thing is, another is in Kerala, in Tamil Nadu, in some Andhra Pradesh, there are more than 50% reservation is there. There is a concept of horizontal and vertical reservation. ठीक है, तो we'll see to that कि horizontal reservation क्या है, vertical reservation क्या है, ठीक है. The element of reservation in the country starts from here, okay, from the Act of 1935. Okay, this has been incorporated in the article 334, 336, 332. Okay, in that there are the provisions. There are also a provision in the constitution where it says that there has to be a reservation in the country, but that reservation, or you can say the administration, but in that administration the overall productivity should not get decreased. Overall productivity because of the reservation should not get decreased. Now the court has started arguing whether we need a 50% ceiling or not. It is a time to extend that ceiling or not. That is the question. Okay. So reservation का बहुत obvious है कि 2020 के मेंस के पेपर में आया इस बार, ठीक है. Either you take a stand of pro or you take a stand of against reservation. Your both the stand is correct. There is no matter कि आप कहाँ खड़े हैं, तो क्या डिबेट कर रहे हैं, ठीक है. बिकॉज दिस इज अ हाईली, एक्चुअली इट वॉज सोशो इकोनॉमिक, एक्चुअली इट इज इंस्पायर्ड बाय द राइट टू इक्वालिटी कॉन्सेप्ट. ओके, अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है ये. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय दैट, द मार्क्सियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अफर्मेटिव एक्शन से इसको, बट ये एक्चुअली में इंडिया में पॉलिटिसाइज हो गया. ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है इसके साथ में. इट गॉट पॉलिटिसाइज्ड ओवर द टाइम. Okay, so from all Government of India Act 1935 में the element of reservation will start, and the Pune Pact will become the core area of that reservation. Okay, now all 1935 Act, Simon Commission has given certain see, so we'll see according to Simon Commission के अंदर ही हम देख लेंगे. Okay, he said abolish the diarchy. Okay, that has been accepted. In 1935, the diarchy in the provinces got abolished. Okay, क्या वो provinces में abolish हो गया, लेकिन डायरेक्टली शिफ्ट कहाँ पे हुआ? गॉट शिफ्टेड इनटू इन द सेंटर. यहां से अबॉलिश करके सेंटर लेके चले गए. कहां पे? लोकसभा
नहीं, लोकसभा राज्यसभा था, एग्जीक्यूटिव में ही डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट। डायरेक्टली में बताया था ना मैंने आपको क्या है, दो सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो डायरेक्टली गॉट अबॉलिश हियर, इट गॉट ट्रांसफर टू द प्रोविंस में, हटा के सेंटर में लेके चले गए, ठीक है। तो सेंटर में डायरेक्टली आ गए, तो दिस गॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, देयर वाज ऑल इंडिया फेडरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम ये था, ऑल इंडिया फेडरेशन एक्चुअली दिस नेवर केम इनटू प्रैक्टिस, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, ठीक है। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर का ये पर्टिकुलर प्रोविजन कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन है कि ऑल इंडिया फेडरेशन में से कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रहा था, इंडियन स्ट्रक्चर कैसा था, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम, इवन ब्रिटिश पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ब्रिटिश इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सो दे वर हैविंग, पूरी कंट्री में दो हैं, एक प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली एंड प्रोविंशियल स्टेट्स, ओके, और एक कुछ एलिमेंट जो था वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, कमिश्नरेट टाइप, अंडमान निकोबार टाइप, ठीक है। ओके, सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम यूटी बोलते हैं ना कुछ कुछ, सो दैट वाज दैट। नाउ प्रिंसली स्टेट के साथ में उनका एक पर्टिकुलर वो ट्रीटी है, ओके, ट्रीटी ऑफ पैरामाउंसी, ठीक है। नाउ इन provinces, what they have said in the federal system, if there has to be 50% princely states should participate in the all India federation. If they do not participate, the federation will never come into existence. Actually ये ट्राई था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि फेडरेशन कभी भी इम्प्लीमेंट ही ना हो, ठीक है। तो ये कभी प्रिंसली स्टेट आ ही ना, इनके पास में वीटो था, तो ये वीटो से अपना बेसिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं दिया, ओवरऑल स्टॉप करके रखे, फेडरेशन कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ओके, गॉट इट। सो ऑल इंडिया फेडरेशन विच विल कंप्राइजेस ऑफ दिस मैनी थिंग्स, okay, so it will never came into existence, federal government. Next, responsible government at the local, at the provincial level. Executive को governor should act on the advice of the council of ministers, that is the executive, which will be responsible to the legislative assembly, ठीक है। ओके, बाईकैमरलिज्म भी आएगा, ओके, अलॉन्ग विद दिस देयर वाज अ बाईकैमरलिज्म। नाउ ऑलरेडी बाईकैमरलिज्म था सेंटर में, लोकसभा राज्यसभा था, यहाँ पे प्रोविंसेस को मिलेगा, ठीक है, प्रोविंसेस को बाईकैमरलिज्म मिलेगा। कौन कौन से प्रोविंसेस को मिला बाईकैमरलिज्म? देवर, अभी जो पुराने थे उन्हीं को मिला, 6 को, ओके, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बॉम्बे, ठीक है, बंगाल, वो एबॉलिश कर दिया बाद में, ठीक है, जम्मू कश्मीर को भी मिला था। सबको नहीं मिलना चाहिए, अदर इज ए डिबेट। एक रिकमेंडेशन ये भी है कि सबको ही दे दो बाईकैमरलिज्म इन द कंट्री, सब सारे स्टेट्स को दे दो, क्योंकि तमिलनाडु का बाईकैमरलिज्म डिसॉल्व किया गया है, बंगाल का डिसॉल्व किया गया है, ठीक है, तो इट्स बेटर हैव अ बाईकैमरलिज्म, ठीक है, सारे स्टेट को दे दो बाईकैमरलिज्म। सो एक्चुअली इट इज अ पॉलिटिकल हेवन, ठीक है, जो लोग हार जाते हैं उनको बिठा दो ले जाएगा विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, ओके, तो विधानसभा में जो नहीं जीत पा रहा है उसे एमएलसी बना करके बिठा दो, ठीक है, ताकि बहुत सारी चीज़ों से जो कुछ पावर नहीं मिलता है, जो अय्याशी चल रही है वो चलते रहे, ठीक है, जो धौंस चल रहा है मार्केट में उसे बने रहने दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एक्टिविटी इज डन,
ठीक है, पावर ब्रोकर का रोल होता है। रहेगा कि नहीं रहेगा? एक्चुअली में स्टेट रिकमेंड करता है, डिमांड भी करता है, डिसॉल्व करने के लिए रिकमेंड भी करता है, लेकिन क्रिएट सेंटर ही करेगा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट सेंटर ही करेगा। अब रिकमेंडेशन पे उसे एक्ट करना है कि नहीं करना है, वो सुमोटिव पावर है, वो करे नहीं करे। इसी के लिए तमिलनाडु का बहुत दिन से पड़ा हुआ है पेंडिंग में, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करना उन्हें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स का। तमिलनाडु में पॉलिटिक्स इज वेरी बैड। साउथ इंडिया का पॉलिटिक्स इज हाईली करिज्मेटिक बेस्ड पॉलिटिक्स, ये प्रॉब्लम है उसके साथ। साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स के साथ में यही प्रॉब्लम है, इट इज अ हाईली करिज्मेटिक बेस्ड पॉलिटिक्स। नो करिज्मेटिक बेस्ड पॉलिटिक्स, नो, हाँ, मोदी इज अ वेव, करिज्मेटिक। मोदी कहीं खड़ा हो जाएगा, आज कहीं हारेगा, उसके नाम पे कोई भी जीत जाएगा, ठीक है, दैट इज अ करिज्मेटिक पॉलिटिक्स। यू हैव अ पावर टू अट्रैक्ट बाय जस्ट बीइंग देयर, ठीक है, बाय जस्ट बीइंग देयर यू हैव अ पावर टू अट्रैक्ट, मैग्नेटिक पावर। एक्चुअली पावर रिलेशन ऐसे ही आता है, तीन ही चीज में पावर एक्सरसाइज होता है ट्रेडिशनल में, करिज्मेटिक इज वन एलिमेंट, ओके, ठीक है। जैसे शाहरुख खान है, सलमान है, अक्षय कुमार है, तो व्हाट इज दिस? दे आर नॉट लीडर्स, बट दे आर करिज्मेटिक पीपल्स। बाय देयर प्रेजेंस द पीपल गेट इन्फ्लुएंस। You will read in the ethics, there's a two ways of getting influence. Either you influence people, ठीक है, either you knowingly influence. This is me, I'm talking, I'm knowingly influencing your mind to read particular subject in this way, okay, this is my influence, but I know how to influence and I am influencing you, that also I know, ठीक है, fine, got it, okay, किसी we'll get to that, okay. दूसरा इन्फ्लुएंसिंग का दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि somebody unknowingly influence you, उसे पता नहीं पर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तुम्हें। हाँ, जैसे किसी टॉपर का वीडियो से देख लिया तुमने, इंस्पायर्ड हो गया कि अभी तैयारी करना है, ठीक है, दिस इज हाउ द unknowingly person influencing you are getting influenced, you know it because you have seen that video or you have interacted him, but he is influencing you that he does not know, or he or she, whatever, okay, whoever is that is the charismatic way of influencing the people, okay. Why Delhi does not have a BJP government? Voters are very smart, okay, they know on what context they have to elect the central government, in what context we have to elect the state government, ठीक है। वोटर्स बहुत स्मार्ट है इंडिया के, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मार्ट वोटर इंडिया के ही हैं, ठीक है, ऐसा है, वेरी स्मार्ट पीपल। तो जिसे लगता है कि वी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम बहुत बुरे हैं, तो ये सोच के खुश जाओ कि मेरा स्मार्ट वोटर्स, ठीक है, दे टेक मनी, दे वोट, देयर इज अ रीजन व्हाई दे सेलिब्रेट इलेक्शन, व्हाई दे डोंट वांट इलेक्शन साइमल्टेनियसली। किसी इंडियन से पूछोगे साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, कभी बोलेगा नहीं अच्छी बात है, क्यों? नॉट डू ना इन इलेक्शन इन इंडिया इज अ फेस्टिवल, इट इज अ सोर्स ऑफ मनी, इट इज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमी टू रन। इलेक्शन के टाइम पे अच्छी खासी इकोनॉमी रन होती है, ठीक है। तो इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन बहुत बेवकूफ़ी का अगर डिसीजन होगा, किसी ने लिया तो। If there is a simultaneous election, we don't need a federal government. It's better we have a unitary government, okay? Rather than why waste so much time, so much this. You decentralize the power, okay, and make it a unitary government. That is better, okay? Fine. Any confusion on this? Indian federal polity, okay? रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड पता है? कम्युनल अवार्ड, ओके। रिजर्वेशन कम्युनल इलेक्टोरेट में कम्युनल इलेक्शन में कितने लोगों के पास में अब तक का था? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, ओके। इट गॉट एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लास,
डिप्रेस क्लास को मिला, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट, एंड प्लस वुमेन. काइंडली रिमेंबर, वुमेन को रिजर्वेशन मिला. There is a clause in Pakistan election system, okay, and I guess few European countries also have the same clause. There is a clause. First, there is a reservation for women in central and the state provinces in Pakistan. Reservation है women's को. Second, there is a provision in the election system in which, okay, there is certain amount of voters should be women. If there is not, if they find that certain number of voter has not come, 10%, actually it is 10%, somewhere it is 15%. If they do not turn up to vote, the election commission declares such election invalid. ठीक है, so this is very progressive, okay, ज़्यादा progressive है. इंडिया का सिस्टम बहुत बैकिंग, बहुत पीछे है एक्चुअली, ठीक है. we need a reform in two, especially in two administration. एक तो टू सिस्टम, एक तो इलेक्शन सिस्टम में बहुत हाई रिफॉर्म चाहिए हमें, और दूसरा हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है. दोनों ही जगह पे हमें रिफॉर्म चाहिए. हम अभी भी कॉलोनियल एक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, बट इलेक्शन कमीशन by and large it is okay body right now. Okay, so women also got reservation over here. So remember, अगर से women आए, so do not get कंफ्यूज मत होना. और हमने इंडिपेंडेंट इंडिया में वुमेन को रिजर्वेशन कब दिया? 1992, 93, वो भी लोकल में दिया, सेंटर में अभी तक नहीं दिया, ठीक है. सेंटर स्टेट में हमने दिया ही नहीं. ऑल इंडिया फेडरेशन ये है लेजिस्लेशन. प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, पहले जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं था, अभी प्रोविजन जॉइंट सिटिंग का भी आ गया इसके अंदर ही, ठीक है. एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट केम, देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी, डिवीजन ऑफ पावर. डिवीजन ऑफ पावर हुआ 3 लिस्ट में, ठीक है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, ठीक है. फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट में डिवीजन हुआ. दिस हैज बीन सेम रेप्लिकेटेड इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, same got replicated in the present constitution in the 7th schedule. Okay, then okay, you know, Council of Secretary of State that got abolished, ठीक है. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काउंसिल एबॉलिश हो गया. लिमिटेड फ्रेंचाइज एक्चुअली थ्रू आउट था इंडिया में. यूनिवर्सल रेल फ्रेंचाइज बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल रहा है इंडियंस को, ठीक है. एंड मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, फेडरल कोर्ट का प्रोविजन भी यहीं पे आया. ओके, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट भी यहीं से मिलता है, सोर्सेस, ठीक है. आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट का सोर्स भी यहीं से मिलता है. फेडरल कोर्ट, ओके, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस गॉट रीनेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. बेसिकली इट गॉट सेटअप इन 1937. सो 3 चीज में नाउ दिस 1935. ओके, जो मेजर चीज है वही बताया तुम्हें, नथिंग एल्स. सो अनदर वन इज नाउ द नेक्स्ट.
ओके, एमएलसी का फंक्शन सेम राज्यसभा की तरह है, लेकिन राज्यसभा में क्या है कि व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट, अनलेस इट इज अ नॉन मनी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, देयर इज अ जॉइंट सिटिंग। एमएलसी के केस में जहाँ पे एमएलसी है टू हाउस प्रोविजन, वहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। At any circumstances, legislative assembly have the power to overrule any judgment or there is a dispute between the MLC and the MLS. ठीक है, तो उसके पास भी power. We'll come to that. देखेंगे हम लोग क्या है. Okay. Independence Act, आज़ादी मिल गई. Okay. Few things has changed based on Mountbatten Plan. किसके ऊपर based है? Mountbatten Plan. Based on Mountbatten Plan. So Mountbatten was actually last Viceroy of India, first Governor General of India. Okay, and he was a very good friend of Nehru because they both studied in the same college in London. Okay, right. Second, so what is given? It gives creation of two independent constitutional assembly, independent constitutional assembly. ठीक है, so two independent constitutional assembly for two dominion, given the dominion status, India and Pakistan. So basically dominion status था, ठीक है। Dominion status. Okay. There has to be two dominion status, two countries which have the right to even both India and Pakistan both has the right to appoint their head, ठीक है, head of state. What is the right to head of the state, that is the Governor General of India. The title of Viceroy has been abolished, ठीक है, title of Viceroy has been abolished here. Okay. Each Governor General, that is the head of the state, will be Governor General, ठीक है, and each Governor General will be act or responsible to Executive Council. So इंडिया में कौन बना? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय कौन बना इंडिया में? माउंटबेटन, ठीक है, सॉरी, गवर्नर जनरल बनेगा माउंटबेटन, ठीक है, इंडिया में, इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल वो जिन्ना, ठीक है, वहाँ पे जिन्ना को बनना था, इसलिए वो गवर्नर जनरल जिन्ना हो गया। ओके, गॉट इट। नाउ गवर्नर जनरल अगर जिन्ना नहीं बनता, माउंटबेटन प्लान होता, तो 1947 का 48 में हमने वॉर किया, फर्स्ट इंडो पाक वॉर, तब नहीं होता। तो बोथ वेयर हेड्स, तो कोई फायदा नहीं है वॉर करने का, इतना अकलमंदी तो होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दिस हैज गिवन वन, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले से फंक्शन कर रही थी, ठीक है। सो बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल फंक्शन एज अ, इन बोथ द स्टेट इट विल फंक्शन एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हालांकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं थी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी इससे, ठीक है, गेटिंग इट। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1947 के एक्ट से नहीं बनेगी, कैबिनेट मिशन से बनेगी, ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी पाकिस्तान की, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है।
बताते हैं, विल कम टू दैट। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो ऑलरेडी फंक्शन कर रही थी इंडिया में और जो नई वहाँ बनेगी अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, ठीक है। तो दोनों के केस में कैसे होगा, दे विल फंक्शन एज अ लेजिस्लेचर, ठीक है। वो कैसे फंक्शन करेंगे, दे विल फंक्शन एज अ लेजिस्लेचर, ठीक है, फॉर बोथ द हाउस, sorry, they'll function as a legislature, and once this legislature job or the constitutional job is abolished, they will be creating a lower house and upper house. एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी थी, ठीक है। लोअर हाउस और अपर हाउस जो क्रिएटेड था वो अबॉलिश हो गया था। डोंट गेट कंफ्यूज, सी इट लाइक दिस, ओके। 1935 एक्ट से या 1990 से 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर था कंट्री के अंदर, सेंट्रल में बोल रहे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोविंसेस, ठीक है। तो वहां पे क्या था, 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर था 1919 एक्ट से सेंटर में। बाइकैमरल लेजिस्लेचर चला है लास्ट तक, ठीक है, जब तक इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं आया था, जब तक ही चलेगा, ठीक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम में भी चलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हम कभी, कैबिनेट मिशन के बाद में 1946 में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, ओके। देन आफ्टर दैट ऑल्सो that both the house will function, but after independence act both the house will collapsed, okay. Constitutional assembly will function as a legislative body for the country, ठीक है। when the task of the constitution assembly gets over, फिर नया स्टैब्लिश होगा विद अ न्यू इलेक्शन, नए इलेक्शन के साथ में, तब 1951 में इलेक्शन होगा और राज्यसभा का भी इलेक्शन उसी टाइम पे होगा, ठीक है। गॉट दिस वेरी क्लियर इन योर हेड, वेरी गुड, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड ये ऐसा कैसे हो रहा है सर, ठीक है। हाँ, डिजॉल्व होगा थोड़े से टाइम के लिए, जब तक नया फ्रेश इंडिपेंडेंट फ्री इंडिया का अपना लोकसभा राज्यसभा मेंबर ना आ जाए, ठीक है, जब तक ये फंक्शन करेगा, ओके। सो इट विल, सो सारा फंक्शन लेजिस्लेटिव बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास में डुअल रोल है, 2 रोल है। एक तरफ तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगा और दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी एक्ट करेगा, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट, नो कंफ्यूजन ऑन दिस, ओके गुड। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से एक्टिव था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, इट्स एक्टिव। जितने भी पावर्स, द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी, कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, went to the power, secretary of state की पोस्ट dissolved, there is no required of secretary of state की पोस्ट, and all the power of secretary of state went to commonwealth की secretary, commonwealth, you know commonwealth एक organization बनी commonwealth, basically commonwealth organization is comprises of a country in which the Britain was actually ruling earlier, मतलब सारी कंट्री जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी एक टाइम पे, बेसिकली वो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ के मेंबर सब वही हैं। एंड ऑल द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इससे, वेरी गुड, ओके। देयर वाज अ लैप्स ऑफ, ब्रिटिश हैज अनाउंस्ड द लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, यहां पे अनाउंस किया है, ठीक है। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी फॉर प्रिंसली स्टेट, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी फॉर प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट वॉज फ्री, so they were free to join either India or Pakistan, independent or remain independent, नहीं, यहाँ पे वही प्रोविजन निकाल लिया गया है, ठीक है। Try and remember this. The bone of contention was this only,
यहाँ पे वही प्रोविजन निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ऑल द प्रिंसली स्टेट्स हैव टू बी आइदर अ मेंबर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ये प्रोविजन पहले दिया गया था, ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल में, ठीक है, वेबल्स प्लान में, ये सारे प्रपोजल थे कि दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग, ओके। बट स्पेसिफिकली इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 it has specifically mentioned that you cannot remain independent. Either you join India or you join to Pakistan. That is your prerogative which you join. ठीक है। नहीं रह सकते ना आप, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं है वैसा। वो रहते ट्रेवनकोर ने भी रहा है वैसे, तभी तो अटैक हुआ इन लोग के ऊपर। ट्रेवनकोर के साथ में भी ऐसे ही सीन है, लेकिन अब इंडिपेंडेंट नहीं है। You have to join either India Pakistan. Otherwise कौन इंडिपेंडेंट रह करके अपना नेशन नहीं बनाएगा? The major reason was not giving a right to remain independent to the princely states, because it will create a balkanization in the country. You know balkanization? क्या है balkanization? हाँ, ब्लैक सी के पास में, ठीक है, ब्लैक सी के पास में बाल्कन स्टेट्स में छोटे छोटे थे। मतलब क्रोशिया इज ए कंट्री, इमेजिन कितना पॉपुलेशन है क्रोशिया का? 2-3 लाख ही है, ज़्यादा नहीं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है। लाइफ में विजिट करो, गो एंड लिव यूरोप। इफ यू वांट टू लिव एंशिएंट कल्चर, मिडिवल कल्चर, डोंट गो अमेरिका, गो यूरोप। यूरोप इज अ रिच विथ हेरिटेज एंड कल्चर एंड एवरीथिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, ओके, टू लिव, टू गो एंड डिटेन, ठीक है। सबसे अच्छा है IAS बनो और यूएन के पीस कीपिंग मिशन ये सब में जाके पार्टिसिपेट करो, वहीं रह जाओ, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाई ऑफिसेस हैं वो सारे यूरोप जो है, हाँ, ओके, ग्रीस, ओके, बढ़िया बढ़िया जगह पे है, स्विट्जरलैंड, सारा खर्चा सरकार देगी तुम्हें, तुम घूमो। It happened, there is a problem. I'll come to that. If it is written independent, wrong है, कट कर दो उसे, ठीक है। रिमेन इंडिपेंडेंट का क्लॉज हटा दिया गया था, ठीक है, बाल्कनाइजेशन ना हो इसी के लिए। We were having a 550 princely state at that time. 550 इंडिपेंडेंट करते तो इंडिया का क्या हाल होता पता है ना, ठीक है। आज भी लड़ रहे हैं बेचारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, ओके, स्पेशली राजपूतानास, सबसे ज़्यादा लॉस उन्हीं का हुआ है, ठीक है। उनके सारे पैलेसेस होटल में तब्दील हो गए, खर्चे नहीं निकल पा रहे उनके। ऊपर से इंदिरा गांधी ने और जुल्म किया, प्राइवेसी प्रीवी पर्सी हटा दिया, है ना, मतलब टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, पैसा सरकार तुमको दे रही थी, तो उनके तो सारे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके, दिस इज हाउ थिंग्स चेंजेस, ठीक है। आपके पास एक कमिटेड लीडर होना चाहिए। आप नथिंग इज परमानेंट, बट देखो, इफ यू से इन वन एस्पेक्ट, ओके, मार्क्सिस्ट क्या कहता है, यू स्नैच द प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट विद द, इट इज अ रॉबरी बाय हुम? यस, स्टेट इज अ रॉबर, थीफ, स्टेट थीफ ही है कैपिटलिस्ट के आईज में, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्या बोलेगा, है ना, लेकिन मार्क्सिस्ट क्या कहता है कैपिटलिस्ट के लिए? नहीं, मार्क्सिस्ट क्यों कहेगा बराबर? मार्क्सिस्ट तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये है, वो मार्क्सिस्ट क्या कह रहा है कि ये स्टेट से मिल के हमसे छीने हैं, गेटिंग इट, मतलब दे हैव कंस्पायर्ड, कैपिटलिस्ट हैज कंस्पायर्ड with the state and snatched the property from us and accumulated the property which belongs to us, ठीक है। ये मार्क्सिस्ट का आर्ग्यूमेंट है। कैपिटलिस्ट का आर्ग्यूमेंट क्या है कि यू आर स्नैचिंग अ प्रॉपर्टी, सो स्टेट इज अ थीफ, सो इन बोथ द केस व्हाट इज स्टेट? इन बोथ द केस स्टेट इज अ कल्प्रिट, तो both the case में state is a culprit, the state is not a benefactor. That is the reason the Marx and the Gandhi both have said abolish the state. समझे? अभी समझ में आया दोनों क्यों बोल रहे हैं abolish the state?
In either of the circumstances, the state is not at all good. State is a bad. A state really is a bad, no doubt. ठीक है, स्टेट इज अ बैड, इसमें कोई डाउट नहीं है. फाइन, चलो अगर स्टेट नहीं होगा तो तुमको जॉब भी नहीं मिलेगा, तो स्टेट इज बैड. स्टेट चाहिए, ठीक है. ओके, एज वीटो पावर it also abolished the treaties with the tribals and all the treaties जितने भी पुराने रहे हैं ट्राइबल्स के साथ में, ट्रीटी जो भी रही हैं या पुराने प्रोविंसेस के साथ में जो ट्रीटी, एक्चुअली ये बहुत वेग सा बना दिया था इसको ये लोग ने. ठीक है, मतलब ये चाह रहे थे कि इंडिया लड़ता रहे. ठीक है, बिकॉज देयर इज डूम डे थियरी, तो उसके हिसाब से हो, तो ऐसे लिख लो खाली. ओके, अनदर वन इज it has dropped the title of Emperor of India from the royal title of King of England. It also discontinued the appointment of civil servants. So the British government has discontinued the appointment of civil servants. Okay, and that is the reserve post of सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी जो रिजर्व पोस्ट है वो भी अबॉलिश हो गया. ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर हैज अ पावर इवन टू अबॉलिश, मेक एनी लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश से कंसेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड इवन अबॉलिश द ये पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो. इफ दे वांट टू अबॉलिश दिस एक्ट, they can abolish. Okay, 1947 Act. Okay, the acts itself. This has came in the option in the UPSC. Even they can abolish the 1947 Act. Abolish करना पड़ेगा, क्यों? या इसमें modify करना पड़ेगा, क्यों? Dominion state, very good. ये Dominion status नहीं रह सकता है. ठीक है, तो modify करना ही पड़ेगा. लास्ट तक इंडिया ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को फ्री हैंड दिया ही नहीं है. डोमिनियन स्टेटस दिया ना, कंप्लीटली फ्री नहीं दिया. ठीक है, गॉट इट. 1947 एक्ट तक पढ़ लिया आपने, कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं है. ओके, वॉट एवर इज लेफ्ट रीड इन द लक्ष्मीकांत, और इफ यू फाइंड एनीथिंग देन रीड इन द नॉट डी डी वसु, नॉट एनसीईआरटी. मॉडर्न हिस्ट्री कौन सी किताब है? स्पेक्ट्रम. रीड स्पेक्ट्रम. ओके, उसमें अच्छे से दिया है. ठीक है, ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है उसमें. ओके, रीड दैट. डीडी वसु यहाँ से नहीं शुरू करेगा, कहीं से भी नहीं करता है वो. एक्चुअली डीडी वसु इज स्कॉलरली रिटन बुक. ये ऐसे बुक नहीं लिखी हुई है, इट इज स्कॉलर. डीडी वसु इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट. ठीक है, ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, नो डाउट. ओके, सो वी डन हियर. कोई कुछ पूछना नहीं ना, क्योंकि कुछ पूछने से है नहीं, फैक्ट है पूरा. अभी तो तुमको याद होगा, काफी कुछ याद हो गया होगा ऐसा ही. ठीक है, मुझे नाउ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. So from where the Constitution Assembly will come, or you can say the genesis of the Constitution Assembly. It starts from where? Don't say M.N. Roy. It starts from Home Rule League movement वालों. Annie Besant, Tilak, 1916-14. Okay, Home Rule League. वहाँ से एक्चुअली में शुद्ध. What is Home Rule? सेल्फ रूल. कैसे होगा? खुद लॉ बनाओगे, और किस लॉ पे चलोगे? ऑन विच लॉ यू गोइंग टू गवर्न योरसेल्फ? जो आपको मतलब जेनेसिस तो होगा तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं है, तो यू नीड अ सर्टेन कोडिफाइड थिंग ऑन विच यू गोइंग टू रन योर कंट्री. ओके, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल इन्वेडर्स है और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है. ठीक है, so we cannot run on a conventional sense.
We have to run on a codified thing where there will be a lot of what is constitution? Constitution is a document of compromise. Constitution is a document of compromise. ठीक है, एक compromise का document है. Got it? Any confusion on this? कोई confusion नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है? एक compromise का document है. सबने, हर किसी ने कुछ ना कुछ compromise किया है. ठीक है, by will or by virtue of being free, by virtue of being human, you have the absolute freedom. ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल से कि आप एक कमरे में हैं, you're in your own house, you're living alone, ठीक है, so what you are, you have the absolute freedom. कोई है रोकने वाला उसके अंदर, घर के अंदर? Don't pick up this, don't pick up that, don't do this, don't do that. But the condition it is required, the condition of compromise is required when you interact with the another. So if I want to interact with you, okay, or you want to interact with me, or you want to interact with your friends, that very moment what will happen? The element of compromise will come into existence. Okay? So constitution is nothing but a document of compromises from various things. अब इसमें दो चीज है, ये तो एब्सोल्यूट फ्रीडम के, जो एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात करता है उसके एंगल से हम बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख रहे हैं. ओके, गेटिंग द पॉइंट? नाउ इफ you see it from the perspective of the one who does not have a right, they are human being, but they does not have a right. They are a human being, but they does not have a right. Let's take an example of scheduled caste, untouchables, or black people in the world. Okay, what will happen with them? For this, what this document, the constitution is what for them? From their perspective, they are gaining freedom, right to interact, right to communicate, right to work, right to make ourselves progressive, right to uplift ourselves, right to empower ourselves. उनके पर्सपेक्टिव से क्या हुआ? ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स, डॉक्यूमेंट टू गेट एनलाइटेंड, डॉक्यूमेंट टू गेट एम्पावर्ड. ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव से ये हुआ. और दूसरा जो पावर होल्डर्स था, जो एब्सोल्यूट की बात कर रहा था, एब्सोल्यूट पावर है, जो एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहा है वही पावर होल्डर है सोसाइटी में. उनके हिसाब से ये क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, तो अमीर क्या चाहता है? ये सोसाइटी में जो पावरफुल है, ठीक है, ओके, वो क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी समझेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट है, वो क्या समझता है कॉन्स्टिट्यूशन? दे विल नेवर कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है स्पेशल? हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Constitution is never for the upper section of the society. Now you take in the terms of the economy, so it is for the weaker section of the society. You take in the terms of religion, then it will be it is always for the minority. It is never for the majority. Majority कभी नहीं चाहेगा कि constitution हो, क्योंकि उसे पता है by virtue of convention, by virtue of having a convention and having a majority in the country, I know that my culture will be dominant and that will be accepted. तो minority के लिए क्या है? तो my constitution is always for the minority, for the protection of the minority. It is never for the protection of the majority. Majority चाहता है constitution ना रहे. ठीक है, पावर एलिट्स के लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? पावर एलिट्स के लिए उसका पावर कम हो रहा है. ठीक है, तो पावर एलिट्स अभी कौन है? दो तरीके के हैं. वन इज एस्क्राइब्ड स्टेटस पावर एलिट. व्हाट इज दैट? ascribed status power elite. The one is by virtue of being a upper caste, upper class. जो ascribed politics जो inherent है, जो पैदा होते ही मिल रहा है. ठीक है, so एक तो वो है. So what is that? एक वो है जो पावर कभी जाने नहीं देना चाहता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कभी चाहता नहीं. गेटिंग इट? Another one will be
The one who is having the power by virtue of achieved status. Achieved status, that is an economic or education backgrounds. तो उसके पास पावर, ठीक है? Okay, getting it? So अंबानी क्या है? अंबानी is a achieved status. By virtue, by social category में, where does अंबानी stand? चार वर्णा में अंबानी कहाँ स्टैंड करेगा? लास्ट कैसे आएगा? वैश्य है, बिजनेस है, थर्ड वैश्य है, बिजनेस है, थर्ड पे आएगा। बनिया है ना मेरे ख्याल से, प्रोफेशन है, तो बाय वर्च्यू ही इज बिलोंग फ्रॉम द थर्ड कैटेगरी, बट बाय अचीव स्टेटस he is the most powerful man in the country. ठीक है? So what he will do? अमीर क्या चाहता है? कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन आया ही ना, क्योंकि they have the conspirator. Who? The state है उनके लिए. क्योंकि state will always act in the favor of whom? In the favor of rich. It will never act in the favor of poor. Poor के फेवर में कंस्पिरेसी होती है. पुअर के फेवर में डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ कंस्पिरेसी होती है। जब पुअर थोड़ा जागता है तो थोड़ा डेवलपमेंट कर देते हैं, फिर कंस्पिरेसी होती है, फिर थोड़ा वो जागता है, फिर हम डेवलपमेंट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? यू गेटिंग इट? व्हाई इंडिया आफ्टर सो मेनी इयर्स स्टिल अ बैकवर्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री? यू नो व्हाट इज वेलफेयर स्कीम? Welfare government, a welfare model of government was the first, India was the first country in the world to have the constitutionally welfare government. ठीक है? In spite of that, understanding the concept of welfareism, ठीक है? This one, the concept of welfareism, why India has failed to develop that? Because there was a constant conspiracy against the poor, okay, to keep them poor. Okay, so understand why we need a constitution. किसको, किस सेक्शन को क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और किसको नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो देयर वाज अ डिमांड, एंड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ डिमांड बाय द इंडियन एलिट्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. वो इंडियन एलिट्स की डिमांड था. गरीब को तो पता भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ठीक है, उसे तो कुछ भी नहीं पता था. तो ये अमीरों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे से इनोवेटिव लीडर्स थे, तो गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखा उन्होंने. ओके, फाइन. सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया बहुत पुराना है, ठीक है. द फर्स्ट टाइम इट वॉज एडवोकेटेड ओपनली एंड डिमांडेड ओपनली, इट वॉज एम एन रॉय, अनडाउटेडली. ओके, उसके बाद एम एन रॉय और बाकी लोग, अंबेडकर and then Jawaharlal Nehru, they all started advocating about the same thing. Okay? Earlier they were demanding the dominion status, 1930, 1929. ठीक है, after Lahore session, they started demand of पूर्ण स्वराज. The definition of स्वराज has been changed. स्वराज पहले भी मांग रहे थे, पर उनका स्वराज, अर्लियर नेशनलिस्ट का स्वराज क्या था? डोमिनियन स्टेटस वाला स्वराज है. व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस एंड यूर कंफ्यूजन? पहले बताओ डोमिनियन स्टेटस क्या है. ठीक है, तो फिर सुन क्या रहे होती दिन से? डोमिनेंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस में समझ नहीं आता. मतलब पूछ तो सही कर सर ये क्या है, डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या है? किसी ने पूछने की जहमत नहीं करी. मतलब तुम बोल रहे हो, ठीक है, जो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है, but you are not getting the exact answer. What is actually a dominant status? Dominant status का मतलब होता है you will not have the your country's own head of the state elected by you. Your head of the state is who?
क्वीन। अगर तुम्हारा हेड ऑफ द स्टेट क्वीन है, हेड ऑफ द स्टेट अगर तुम्हारा क्वीन है, तो तुम्हारे एक्ट को साइन कौन करेगा, फाइनल असेंट कौन देगा, क्वीन। तो डोमिनेंट स्टेटस का मतलब यही होता है, यू डू नॉट हैव द योर ओन हेड ऑफ द स्टेट, you are under the benefactor, or you can say the guidance of Queen of England. Do we have any dominant status है हमारे पास में, कहीं किसी के पास में कोई कंट्री है अभी प्रेजेंटली फंक्शन कर रही है? प्रिंस चार्ल्स, कैटी, क्या हो रॉयल फैमिली में क्या पंगा है? हाँ, कहाँ गए? कनाडा। क्यों? कनाडा डोमिनेंट स्टेटस में है, और वहाँ के वो क्या है, वो दे हैव द रॉयल हेड। तो अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, तो रॉयल्टी थोड़ी छोड़ के आ रहे हैं, रॉयल टाइटल थोड़ी छोड़ा है उन्होंने। सेम इज द केस विथ होम, ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे कोई सुना है कभी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, प्रेसिडेंट। व्हाट डू वी हैव इन बोथ द कंट्री? The prime minister. And what is the head of the state? Queen. जो लॉ बना के ये दोनों स्टेट देंगे, ठीक है, असेंट करना ही है, क्वीन के पास में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में भी कोई राइट नहीं है उसके ऊपर बोलने का, ठीक है। यही है मतलब, गेटिंग द पॉइंट, यही है, इसे डोमिनेंट स्टेटस कहते हैं। इतने दिन से कंफ्यूजन चल रहा है, पूछो तो सही कम से कम डोमिनेंट स्टेटस होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सो दे विल स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट, ज़्यादा एक्चुअली में ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। ओके, देन वी हैव अगस्त ऑफर से शुरू होगा, एक्चुअली में 1940 अगस्त ऑफर से शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्चुअली में एक एम्फसाइज कराऊंगा, अगस्त ऑफर, then Cripps proposal, then Wavell's plan, ठीक है। ये हिस्ट्री में you see to the date line, Wavell plans, then will come the cabinet mission plan. Okay, the cabinet mission is actually important. Cabinet mission plan. So the Constitution Assembly that we have, it is because of Cabinet Mission Plan. Okay, Cabinet Mission Plan came in 1946. Okay, after the end of war, end of Second World War. अब बहुत परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स कि अब बस इन्हें दे दो, खत्म करो इसे, they don't want to do anything further. Okay, Cabinet Mission Plan. Okay, with the Cabinet Mission Plan, the Constitution Assembly will be established in India. ठीक है। Okay, so this assembly is actually by cabinet mission. This assembly was for undivided India. Okay, ये undivided India में है। अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, तो मेंबर्स, टोटल मेंबर्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो ऐसे हुए, ठीक है। प्रिंसली स्टेट, सॉरी प्रोविंसेस से कितने मेंबर आएंगे? डोंट, प्रोविंसेस से 292, पूरे प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स। प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर। ओके, 93। और कमिश्नरेट से 4, एक कमिश्नरेट सिस्टम था, जहां जहां पे कमिश्नरेट से, ओके। कमिश्नरेट से 4 मेंबर्स। ओके, यहाँ से 93 मेंबर्स, यहाँ से 292 मेंबर्स,
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। ओके, प्रोविंसेस से जो आएंगे दे विल बी कम थ्रू एन इलेक्शन। ओके, दे विल बी कम थ्रू एन इलेक्शन। प्रिंसली स्टेट से जो आएंगे they will be nominated by their rajas or whatever they are. Okay, they will be nominated. Okay, got it? जो 4 मेंबर यहां से आएंगे कमिश्नरेट से, they will be appointed by central government. ये अपॉइंटेड है, और यू कैन से नॉमिनेटेड ही है, समझो अपॉइंटेड नहीं, नॉमिनेटेड बाय इन कंसोनेंस विद द वहाँ की जो लोकल बॉडीज होगी उनसे कंसल्ट करके 4 लोग को लेके आना। ठीक है, सो यू हैव एलिमेंट ऑफ बोथ इलेक्शन एंड नॉमिनेशन। सारे एलिमेंट्स हैं, इलेक्शन के भी हैं, नॉमिनेशन के भी एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, नाउ इलेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन टू गेट नॉमिनेशन, तो कंफ्यूजन नहीं कि नॉमिनेशन है ठीक है किसी भी नॉमिनेट करके भेज दिया। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन वी हैव, कैबिनेट मिशन हैज सेड इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक बात याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कभी इलेक्शन नहीं हुआ है कंट्री के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर के लिए इलेक्शन ही नहीं हुआ है कंट्री के अंदर। ठीक है, इनफैक्ट जो वॉर के बाद में, ठीक है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, उसी इलेक्शन से जो है मेंबर्स को बोला गया 1946 के कैबिनेट मिशन में, ये बोला गया कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हुए हैं प्रोविंशियल काउंसिल, द मेंबर्स हु गॉट इलेक्टेड इन द प्रोविंशियल काउंसिल, ओके, दीज मेंबर विल इलेक्ट द मेंबर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यही मेंबर क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्ट करेंगे। इनफैक्ट द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल असेंबली was not elected for the job to elect the people for the constitutional assembly। ठीक है, जब लाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा, या जब इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल काउंसिल में, तब ये फैक्टर डिसाइडेड नहीं था कि ये मतलब ये एक्चुअली दैट वाज नॉट द नोशन इन द पब्लिक that this particular people who is getting elected in the provincial council will also elect the member for the legislative constitution assembly। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स सिलेक्ट करके भेजेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ है, पता नहीं था उन्हें। ठीक है, बट indirect election, so they have given the provision for the indirect election, and they said whoever got elected in the provincial assembly they will elect the members of the province। okay, got it? Any confusion? nahi hai? theek hai, so this is how the election or the constitution of assembly happened। now there is certain changes, undivided India turns into partition। ये पार्टीशन हो गया, ठीक है, तो पाकिस्तान का पार्ट चला गया। ठीक है, सो आफ्टर दिस अनडिवाइडेड इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मेंबर दैट रिमेन दैट वाज 299। बाकी सब चले गए, 299 मेंबर्स रह गए इफेक्टिवली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे। ओके, गए ऐसे कहीं ऐसे लिख लो अपने पास में। few things as important to remember, there was no election for constitution assembly। ये सबसे important aspect है याद रखने के लिए। there was no election for constitution assembly। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड था यहाँ भी। ठीक है, नाउ हाउ डज इट फंक्शंस? ओके, constitution assembly, how will it function? so it functions
functions through various committees. बेसिकली जैसे कि तुम जानते हो पार्लियामेंट और असेंबली कैसे फंक्शन करता है. यू नो अबाउट द कमिटीज. देखो ऐसा अभी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि the role of committee is very important in the functioning of the parliamentary government और इनफैक्ट यूनियन गवर्नमेंट किसी भी तरीके का, यूनिटरी गवर्नमेंट हो, फेडरल हो, पार्लियामेंट्री हो, प्रेसिडेंशियल हो, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, विदाउट अ कमिटी इट इज अ यूजलेस, इट विल नेवर फंक्शन. देयर इज अ टू टाइप ऑफ कमिटी ऑलवेज. एक होगा स्टैंडिंग कमिटी, एक होगा एडहॉक कमिटी. ठीक है, ओके. तो स्टैंडिंग कमिटी बेसिकली परमानेंट होगा, एडहॉक होगा टेम्परेरी. पर्टिकुलर जॉब के लिए बनाया जाएगा, उसका जॉब खत्म हो जाएगा, उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा. तो स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट कमिटी होगी, वो हमेशा रहेगी. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दिस. ओके. कैबिनेट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रही है कंट्री का, तो क्या लगता है बिना कमिटी के बना पाएगी? नहीं बना पाएगी. सो इट नीड्स अ कमिटी. कमिटीज अपना रिपोर्ट्स, अपना सबमिशंस देंगे कहाँ पे? असेंबली में. कमिटी कोई डिसीजन ले नहीं सकती है. कमिटी डज नॉट हैव एनी राइट टू टेक डिसीजन ऑन एनीथिंग. कमिटी इज ओनली फॉर ड्राफ्टिंग द थिंग. ठीक है, देन इट विल बी गेट डिबेटेड इन द पार्लियामेंट assembly, then it will get voted, and the depending upon the vote whether it should be accepted or not. Okay, so it will be run by the various committee, because Constitutional Assembly has the various committees. One of the most important committee was drafting committee. This drafting committee is headed by B.R. Ambedkar. Okay, so B.R. Ambedkar has drafted the constitution. He was heading actually drafting the. ठीक है, और कौन कौन मेंबर है? हाँ, N. Gopalaswamy, Halali Krishna Swamy, K.N. Munshi. K.N. Munshi was advisor, constitutional advisor. No, sorry, you read, I'll tell you. Sayyid Muhammad Sadullah, हाँ. N. Madhav Rao. और resign कर दिया था. T.T. Krishnamacharya. And who was the constitutional expert? Who was guiding that? B.N. Rao. Okay, B.N. Rao was actually the advisor to the Constitutional Assembly, to the entire assembly. Okay, headed by drafting committee was headed by B.R. Ambedkar, and within that we were having the multiple subcommittees. The committee or minorities like Sama Prasad Mukherjee and the flags committee. ठीक है, अलग अलग committees के लिए अलग अलग था. ठीक है, okay. Drafting committee was actually important in this case. Okay. The first thing that put to vote in the Constitution Assembly was the पहली चीज जो वोटिंग के लिए लाई गई थी, वो पास हुआ था. It was objective resolution. You know what is objective resolution? What is objective resolution? Objective resolution is the ideas. Is the ideas on which basis the constitution is going to be adopted or the constitution is going to be framed. ठीक है, it is an ideas. तो basically all the जितने भी उसके ideas हैं किसके objective resolution के, you will find all the ideas in the preamble of the constitution. सारे ideas कहाँ मिलेंगे तुम्हें? Preamble of the constitution में मिल जाएंगे सारे ideas. Okay, so who passed this resolution or initiated this resolution? This resolution was actually created by or drafted by
by Jawaharlal Nehru. Now, if you see the ideals, so it is also alleged that the constitution was actually made by Nehru, not Ambedkar. ठीक है, सारे आइडिया नहीं, खाली अंबेडकर से क्या लिया है, स्टैम्प, और कुछ नहीं. अंबेडकर से खाली स्टैम्प लिया है, स्टैम्पिंग करा लिया कि हाँ तुमने बना दिया, पर बनाया नेहरू ने ही है. बताते हैं. वेट, फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग 9th December 1946. लास्ट मीटिंग 49. फर्स्ट मीटिंग दिस, ठीक है. मुस्लिम लीग डज नॉट पार्टिसिपेटेड, और मुस्लिम लीग उस एरिया से जितने भी थे, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया से, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट ही नहीं किए. व्हाट इज ओके, सो वो लास्ट तक नहीं पार्टिसिपेट किए जब तक पार्टीशन नहीं हो गया. ठीक है, जब पार्टीशन हो गया, इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया 299 तक. इनिशियली कितना था, 389. हमेशा जैसे 299 ही पार्टिसिपेट करते रहे हैं. ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं. ठीक है, पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ देखेंगे, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ इतना था, 389 था. आफ्टर पार्टीशन 299. ठीक है, गॉट इट. कन्फ्यूजन ये बाद में हुआ है, वो इनिशियली नहीं हुआ. So this is what we have the constitution. It took 2 years, 11 months, 18 days to complete the constitution. It has become one of the lengthiest constitution. One of the lengthiest constitution because Ambedkar wants to हर चीज डिस्क्राइब है ना, डोंट ट्रस्ट, मतलब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है उसे. किस पे, लीडर्स पे, लीडर्स पे मुझे पता है कि क्या हो सकता है इनके साथ में. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बेसिकली ऐसे रखेंगे. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, रीड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, पर याद रखो कि जवाहरलाल नेहरू ने इनिशिएट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू बी पास्ड इन द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है, दे हैव अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, तो नेहरू जी पूरा लेके चले गए. ओके, कोई कंफ्यूजन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उसमें? नहीं है, शुरू करें अभी. ओके, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पोर्टेंट. बाकी कमिटीज देख लेना, कौन सी कमिटीज क्या है. ठीक है, रीड द बुक फॉर द कमिटीज, कौन सी कमिटीज किसके लिए है, खाली नाम मेजर, बाकी बकवास है. क्वेश्चन उतना ही, क्वेश्चन क्या आएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, कितने मेंबर्स कितने नहीं आएंगे, ये पीसीएस का क्वेश्चन है. हरियाणा, यूपी, ये सब दो, ये सब यूपी में भी अब नहीं आता ऐसा बकवास क्वेश्चन. हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में तो पॉइंट में पूछते हैं. हाँ, पॉइंट में पूछते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे एमसीक्यूज में 38.9, ठीक है, 38.5. आई डोंट नो ना, रटने में माहिर है वहाँ पे. आई डोंट नो, आई नेवर डू दैट. मुझे समझ ही नहीं आता रटना कैसे होता है. बट यूपीएससी इज ऑल अबाउट रटना, यू नो दैट. लास्ट में आके सब रटना ही है. हाँ, ये याद रखो. ठीक है, यूपीएससी रटने का खेल है. ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि जो डॉक्यूमेंट में रटना है ना, वो डॉक्यूमेंट में खुद ही तैयार करना है. डॉक्यूमेंट जो आप तैयार करोगे ना, whatever document you are going to make to memorize for the exam, that will brings you
द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तुम्हारा टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ा देता है कि सोचना है, हॉराइजन ब्रॉड है, वो सब मिल जाता है। लास्ट में रटना ही है जाकर के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। ठीक है, रटने का मतलब क्या है? मोर रिविजन, टॉपर्स से मोर रिविजन, मोर रिविजन। दे डोंट वांट टू से दैट मेमोराइज इट, so they use the beautiful term revision. Okay? ये डिसेप्शन है। दिस हाउ द ब्यूरोक्रेसी फंक्शन। ठीक है, अभी से तुम इतने होशियार रहो कि हाउ टू यूज द वर्ड। लेट इट, वी विल टेक इट। ओके फाइन। सो साइलेंट फीचर, और कुछ नहीं इस पर देखना। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। salient feature, मसाजर है घर पे, हेड मसाजर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूपीएससी में। ठीक है, एट टाइम्स। तो उसे नहीं है तो मंगा लो, नहीं तो किसी हेयर ड्रेसर को पकड़ लो, नहीं तो घर वालों में किसी को पकड़ लो जो अच्छा मसाज देता हो। ठीक है, अदरवाइज यू डोंट डू दैट। यू वांट टू गेट योर फंक्शन, ब्रेन फंक्शन मोर क्विकली, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन क्यों? ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा करो अपने ब्रेन में। तो स्टैंड अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन एक्सरसाइज पता है? ऑन योर शोल्डर, ऑन योर हेड, ऑन योर हैंड। ठीक है, नॉट शोल्डर, हैंड एंड हेड। ठीक है, डू दैट इन द मॉर्निंग। ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा ब्रेन में उतना अच्छा है। आई डोंट लाइक आइंस्टाइन बिकॉज ही वॉज द रीजन फॉर द एटॉमिक बम इन द वर्ल्ड। न्यूक्लियर बम का वही रीजन है एक्चुअली। ठीक है, आइंस्टाइन। बट आई लाइक हिम फॉर वन रीजन। While sleeping, he used to take a 4 pillow below his, not head, leg. 4 pillow below his leg to keep it inclined, to let the blood flow from the. There was one scientist, I don't remember his name. He used to tie his leg. Just the blood should flow the brain. Modern attitude क्या है? पिलो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ ताकि ब्लड का, इसी के लिए हमारा बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक है, वी आर बिकमिंग मोर डिस्ट्रक्टिव। ब्रेन इज द मास्टर, ब्रेन इज द बेस्ट स्लेव इन द वर्ल्ड। ब्रेन इज द बेस्ट स्लेव। जो द प्रोवर्ब पता है, ब्रेन इज द बेस्ट स्लेव एंड ब्रेन इज द बेस्ट स्लेव एंड द वर्स्ट मास्टर। ठीक है, ब्रेन बहुत अच्छा गुलाम है लेकिन बहुत खतरनाक मास्टर है। डोंट डू दैट। ओके, चलो सेलेंट फीचर। पहला फीचर क्या है? लेंथीएस्ट। व्हाई लेंथीएस्ट? बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन। सो व्हाई एवरीथिंग इज, यू कैन से मैक्सिमम पार्ट इज elaborated. Why this elaboration is needed? To avoid the loopholes. Avoid loopholes which will create the conflict of interest. ठीक है, ये क्या करेगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ठीक है, to avoid the conflict of interest, the drafting committee has tried to make it as broad as detailed as possible. ठीक है, फर्स्ट तो आर्ग्यूमेंट ये है लेंथीएस्ट होने का। दूसरा आर्ग्यूमेंट है लेंथीएस्ट होने का टू केटर द कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। to cater the cultural and geographical diversity. तो कल्चरल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को केटर करने के चक्कर में ये इतना लंबा हो गया। सो वी हैव यू कैन से द कल्चर, तो वी हैव अ मल्टी एथनिक सोसाइटी, वी आर मल्टी एथनिक ऑल्सो, एथनिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी
class we are getting into this also. We are starting emerging this because what is the population of urban India? अर्बन इंडिया का पॉपुलेशन कितना है अभी? हाँ, अर्बन इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल इंडिया. अर्बन इंडिया का पॉपुलेशन कितना? वी आर क्रॉसिंग 40%. ठीक है, हम लोग 40 पहुंच रहे हैं अभी 50 पहुंचने में टाइम. ठीक है, एक्चुअली रिवर्स होता है ये. The country moves towards development, the population concentration in the urban area get expanded. जैसे कि लंदन है, ठीक है, यूके में मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ रहता है? अर्बन इंडिया में. 90% पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन इंडिया एंड 10% पॉपुलेशन लिव इन द रूरल इंडिया. ये रिवर्सल प्रोसेस होता है. ठीक है, ओके, गेटिंग इट. बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज ओनली 2% लैंड. अर्बन इंडिया का लैंड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2% लैंड है खाली. पॉपुलेशन डिपेंडेंसी कितनी है? ऑलमोस्ट 40% हो रही है. ठीक है, दैट इज वेरी ह्यूज. देयर इज हाई प्रेशर ऑन व्हाट? ऑन द लैंड, ऑन द सिविक कम्युनिटीज दैट द अर्बन इंडिया है. ओके, सो मल्टी रिलीजियस ये है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. ठीक है, उसके वजह से भी. ओके, सोशो इकोनॉमिक भी है. तो कल्चरल में केटर द ऑल्सो सोशो and economic diversity also. Not diversity, don't write diversity, it is better write socio and economic disabled और सोशो एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमें कैटर करना, इसलिए हमारा लेंथी हो गया. ठीक है, सेकेंड इज, और क्या आर्गुमेंट है? वी हैव, इट इज अ क्या, वी हैव वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. विल कम टू दैट. लेंथियस होने का ठीक है, ये भी रीजन है. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास. व्हाई दिस इज अ क्रिटिसिज्म? बिकॉज वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट. So there has to be two constitution. The center has to be make their own constitution. The state has to make their own constitution. Okay. What happened in this case? We have a single constitution. Because of having the single constitution, we have to elaborate it detailed. Okay. So Article 350 के बाद में 360 के बाद में सारे आर्टिकल तुम पढ़ोगे ना, तो सारे के सारे आर्टिकल जो है वो स्टेट को ही एड्रेस किए गए हैं. ठीक है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड देयर इज टू मच क्लैरिटी, टू ब्रिंग टू मच क्लैरिटी, not letting most thing dependent on the parliament to make and clear it, rather than the constitution itself has clear many things. Constitution itself has tried to define many things. ठीक है, getting it? Okay, तो single constitution है एक reason. Okay, there is a criticism. Okay, fine. So this is what one we have, one feature. लिखना है ये, अच्छा लिख लेंगे बाद में. ठीक है. Second is, we talk about the second feature, single citizenship. Single citizenship. Single citizenship. So according to the federal system, there has to be a dual citizenship. We were having a two constitution earlier. ठीक है, हमारे पास में dual constitution था. जम्मू कश्मीर was having their own constitution. ठीक है, उनके पास अपना constitution था. आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के बाद में उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया. बट दे डू नॉट हैव अ डुअल सिटीजनशिप. ठीक है, सिटीजनशिप हमारे पास में सिंगल ही है. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से कन्वेंशनली दो सिटीजनशिप होना चाहिए, बट वी आर हैविंग द सिटीजनशिप ओनली वन, सिंगल सिटीजनशिप इज. ओके, नेक्स्ट इज
parliamentary system. Parliamentary system. So we are having a parliamentary system. We have discussed parliamentary system elaborative. Okay. Parliament system है हमारे पास में. That is executive is responsible to the Lok Sabha. This is the defining. याद रखना. This executive is responsible to the Lok Sabha is a defining principle of parliamentary system. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कंसेप्ट वाले, और सारे ऑप्शन क्लोज होंगे, कोई ऑप्शन गलत भी नहीं होगा, ठीक है. हाईली क्लोज होंगे, दो तो एकदम ही क्लोज होगा, लगेगा कि यही आंसर है, ठीक है. सो दिस इज द डिफाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट इज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है. ओके, देन वी हैव integrated judiciary. Integrated judiciary. Integrated judiciary है हमारे पास में. Okay, what is integrated judiciary? तीनों आपस में connected. Okay, that is the district judge, a district court is connected to state high court, is connected to Supreme Court of India. तीनों कनेक्टेड है. ओके, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है इसका. इंटीग्रेटेड होने का ये फीचर नहीं है, कुछ और है. वो है कि फेडरल सिस्टम में स्टेट और सेंट्रल की दोनों चीजों को यही एक्टिवेट करती है. ओके, वेरी गुड. इंटीग्रेटेड होने का मतलब ये है कि द सेंट्रल लॉ और द स्टेट लॉ ऑल कैन बी एंटरटेन एट एनी प्लेस, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हाई कोर्ट, सेंटर, ठीक है, ऑल विल बी created, all can be educated at any place, ठीक है. Getting it? Any confusion on this? This is a system of integrated judiciary, ठीक है, but it is a top down approach. जब integrated है तो इसका ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे रिव्यू हो सकता है, ठीक है. ओके, इसका ऑर्डर यहाँ रिव्यू हो सकता है और इसका डिसीजन यहाँ बाइंडिंग होगा, ठीक है. इसका डिसीजन यहाँ बाइंडिंग होगा. हाई कोर्ट का ऑर्डर यहाँ रिव्यू हो सकता है, ठीक है, और इसका ऑर्डर यहाँ बाइंडिंग होगा और यहाँ भी बाइंडिंग होगा, दोनों ही जगह बाइंडिंग. गॉट इट? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? दिस इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है? देन वी हैव, और एक चीज इंटीग्रेटेड नहीं होने का, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट ए जुडिशरी, डज नॉट डिसॉल्व ए जुडिशरी. स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट क्रिएट ए जुडिशरी, डज नॉट डिसॉल्व ए जुडिशरी, ठीक है. ये नहीं होता है कभी भी. बाकी फेडरल केस में होता है, they can create a new Supreme Court and all that court. Okay. Next, rule of rule of law. Okay, we have a rule of law. You know what is rule of law? So there is no arbitrary power of person or institution. No arbitrary power of person or institution. No, what is no arbitrary power? Discretionary power नहीं है आपके पास में. Even the judges give the judgment which is according to the law.
ठीक है, जज के नॉट गिव आउट ऑफ द रूल बुक, ठीक है, आउट ऑफ द रूल बुक, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप। तो फिर फाइट किस लिए होती है नहीं, नहीं, फाइट क्यों होती है, ट्रायल्स क्यों होते हैं, जब मालूम है कि ये होना है। होता यह है कि हर लॉ देयर इज अ स्कोप ऑफ, ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ, वी कैन नॉट कोडिफाई everything. When you're making a law, we leave a certain ground. Okay, हम कुछ ग्राउंड छोड़ते हैं उसमें, ठीक है, कुछ ग्राउंड फॉर व्हाट, फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हम कुछ ग्राउंड फॉर इंटरप्रिटेशन छोड़ते हैं टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जज टू इंटरप्रिटेट इट एंड प्रोनाउंस अ जजमेंट, ठीक है। द प्रॉब्लम विद द लॉ इज दैट we cannot codify each and every action on each and every situation of the human. That is not possible. That is the reason you will always find certain area. Law का अपना limitation है, ठीक है, law का अपना limitation है for its own good or bad, ठीक है, तो वो उसका अपना problem. Okay, so no arbitrary power for the no arbitrary power of any person or institution. किसी के पास कोई arbitrary power नहीं है. Rule of law is important. Then we have a written constitution. Our constitution is written. Okay, what is a written constitution? The one in which the people sit together and make a constitution. मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आप बैठे, बॉडी बैठी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, everything will be below that constitution. All the conventions, all the customs, all the traditions, all the practices will come below that constitution. When we talk about the written constitution, we say that this particular constitution stands the supremacy. So if we are having the written constitution, you have a sovereign country, ठीक है, you have a sovereign country to represent in the world international institutions in the world level. Okay, but within the country it is a constitution. When you have a written constitution, the constitution is a supreme and sovereign. सुप्रीम भी है और सोवरेन भी है, ठीक है, गेटिंग इट, दोनों है. एनी लॉ मेड आफ्टर दैट और मेड बिफोर इट, ठीक है, कमिंग ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नॉट नेसेसरी, ये याद रखना, डिपेंडिंग अपॉन ओनली फंडामेंटल राइट्स. जब फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे तभी वो राइट जो है पहले के इनवैलिड होंगे अगर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑन द फंडामेंटल राइट्स. ठीक, कोई क्वेश्चन है इस पर, एनी डाउट ऑन दिस? ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, if we have a written constitution, the constitution is supreme. If we don't have a written constitution, then what will happen? लॉज होते हैं लेकिन तुम्हें लोग ओवर पावर कर सकते हैं. कौन? लॉज होते हैं लेकिन तुम्हें लोग ओवर पावर कर सकते हैं. नया लॉ बना देंगे तो वो उस चीज की वो हो गई. कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे नहीं होती. तो कौन बनाएगा लॉ? कहाँ, मतलब एक साथ थोड़ी बैठेंगे. पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सोवरेन वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एरा में. ओके, ठीक है, जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम भी है और सोवरेन भी है. गेटिंग इट? पूरा कुछ उनका तो मतलब उनको पता ही नहीं है, उनका ट्रेस ही कहाँ से लॉ का पता ही नहीं, बस चले आ रहा है, जो है चलते रहता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. ठीक है, उसमें डिस्प्यूट्स भी मतलब उतना इंटेलिजेंट होना भी चाहिए. वैसे डेमोक्रेसी जाहिलों के लिए थी नहीं कभी. डेमोक्रेसी वाज नॉट नेवर फॉर द अनएजुकेटेड पीपल. Democracy was always considered a practice of educated people, learned people, sensible people. Because if you are not sensible, will you ever compromise? कभी करोगे compromise? अनपढ़ से compromise करवा सकते हो,
मतलब if somebody is illiterate, will he ever compromise? Because he will, what is the compromise signifies? What does the compromise signifies? Loss. हाँ, लॉस, अन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो वो करेगा, उसके लिए क्या है, उसका लॉस ही दिखेगा उसे, सिर्फ उसे ये नहीं दिखेगा कि ज्यादा फायदा हो सकता है बाद में. कलेक्टिव बेनिफिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ठीक है, ओके, गेटिंग इट, राइट. Written supremacy of the constitution, we have a written constitution, okay. And apart from this, what we have, और क्या है बताओ? Okay, हो गया. We'll coming to that. One, there is a very important thing. Better I change it. You know? One is we have a rigid and flexible constitution. ठीक है, rigid भी है और flexible भी है. ठीक है. Now, why rigid and why flexible? First, you need to understand. Okay, पहले यहाँ देख लो, ये बहुत important है. Okay, why rigid and why flexible? How can we say both? ये कब हम कह सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन इज इजीली अमेंडेड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर दे आसानी से, तो हम उस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? ठीक है. व्हेन हम कॉन्स्टिट्यूशन को ना चेंज कर पाए, नॉट वेरी इजीली, एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ rigid constitution. ठीक है, getting the point? Okay. So in the case of US is actually a rigid constitution. और वो इतने ज्यादा अकलमंद थे कि उन्होंने जो 200 साल पहले लिख दिया ना, वो आज भी प्रिवेल कर रहा है, इफेक्टिव है आज भी. हम 70 साल में हम परेशान हो गए. ठीक है, ओके. हमारे अमेंडमेंट ओवर सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में हो गया है, ओवर इलाबोरेशन के चक्कर में भी हमारा, मतलब हमारे जजेस का स्ट्रेंथ और इसका पावर, इसकी सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहा है. तो हद ही हो गई, मतलब सीरियसली. ओके, rigid and flexible, you understand rigid and flexible? Okay, now this rigid and flexible depends upon the voting system. पता कैसे चलेगा कि रिजिड क्या है और फ्लेक्सिबल क्या है? तो वोटिंग सिस्टम समझना पड़ेगा. वोटिंग सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट, और यू कैन से लेजिस्लेचर आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो बहुत सारे वोटिंग सिस्टम है. ओके, लेट्स स्टार्ट सर. सबसे पहले है सिंपल मेजॉरिटी. पहले देख लेते हैं सारे वोटिंग सिस्टम. ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा रिजिड बनाता है और कौन सा फ्लेक्सिबल. सिंपल मेजॉरिटी. ओके, सबसे पहले है सिंपल मेजॉरिटी. व्हाट डज द सिंपल मेजॉरिटी मींस इन नॉर्मल सेंस? ओके, 50%. Okay, 50% plus 1. ठीक है, 50% plus 1 members. Important क्या है? present and voting. Okay, 50% plus 1 present and voting. So in the case of India, in the union, okay, we're talking about union, we're not talking about state. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, what is the minimum person that can, minimum vote that is required? Now we know the strength of Lok Sabha. अभी कितना है? It is a total strength. It is a total 552 था,
दो एंग्लो इंडियन अबॉलिश किया, फिर विल कम टू दैट, दो एंग्लो इंडियन अबॉलिश किया और ये भी 550 है टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ इज दिस, टोटल, ठीक है। Now there is a clause, okay, there is a provision in the constitution and 1 minute पहले ये भी देखो, राज्यसभा टोटल स्ट्रेंथ है, टू 238 plus 12, okay, this is a total strength, you got it, okay. Now there is a provision in the constitution of quorum. Any house to function, there has to be a quorum of 1/10. What is this 1/10? It is a 10% of total strength. तो इसका 10%, we are taking on the total strength. There is an effective strength also. Effective strength is different. Okay, we are taking the total strength 55. Majority क्या कहेगा? Majority vote. Simple majority क्या बोलेगा? 50 plus 50% plus 1, ठीक है। 50% plus 1 होना चाहिए, ठीक है, वो भी present and voting, and this is the minimum requirement of present people to function the Lok Sabha and the Rajya Sabha, ठीक है। तो 50% plus 1 यहाँ पे कितना चाहिए हमें? 28 members if passed, और here 23, sorry, 13. Okay, I thought it is 55. Okay, so yeah, 28 and 30, okay, got it. In the simple majority, if this many people present and votes, the bill got passed, ठीक है, okay. Any confusion on this? No confusion? अभी समझ में आया कितना चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे, बहुत से प्रोविजन जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है. एग्जाम्पल इज, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सिटीजनशिप. सिटीजनशिप जहाँ पे प्रिस्क्राइब बाय लॉ लिखा होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, ओके. तो सिंपल मेजॉरिटी समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है इसको लेके? देन वी हैव द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. Another one is absolute majority. What is absolute majority? 50% plus 1 of total strength. So we are moved away from total strength. ठीक है, पहले प्रेजेंट और वोटिंग था, अब क्या है? टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट? 273. ठीक है. So what is the total strength of Lok Sabha? Suppose total strength of Lok Sabha is, I'm just giving a Lok Sabha example, a Rajya Sabha example to make it more practical to you understand. Otherwise I can give an example of 100, 200 का एग्जाम्पल देके तुमको समझा सकते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा इज 550, राज्यसभा इज 250. एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द टोटल. ये दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ, दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ. 50% प्लस 1, तो इसका 50%, इसका 50% कितना होगा? 275. 275 होगा.
276 इसका 125 प्लस 1 the one you are talking about 545 है ना 273 में बनती है क्योंकि 5 ऐसी जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं इनफ है हम लोग नहीं बना सकते हैं वहाँ पे ठीक है पीओके नहीं उसके नहीं उसको रखे हुए स्ट्रेंथ लक्षद्वीप वगैरह का कुछ है वहाँ पे बढ़ेगा ही 800 जल्दी जल्दी या तो हो नहीं तो फिर वहाँ जाओ फादर है कि नहीं पॉलिटिकल एडिक्शन किसी के हाँ तो बस ठीक है रास्ता बना रहे हैं तुम्हारे लिए ओके गेटिंग इट सो यू डू दिस फाइन 545 okay this is the actual total strength that is required to pass any bill in the absolute majority का मतलब total strength उसका 50% plus 1 ठीक है you got it any confusion on this नहीं ना ठीक then we have special majority don't write special majority then we have a effective majority एक है effective majority भी ठीक है so what is effective majority no you don't know then say it गलत इन्फॉर्मेशन मत दो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ है ठीक है क्या ये पॉसिबल है कि टोटल स्ट्रेंथ हमेशा वैसे ही हो हमेशा ऐसे ही रहे पॉसिबल है नहीं है कैसे तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी माइनस वैकेंसी ठीक है वैकेंसी ऑफ सीट्स तो ये वैकेंसी कैसे हो सकती है बहुत सारी रीजन है डेथ है रिजाइन है एंटी डिफेक्शन लॉ तुम्हें निकाल दिया या तो तुम्हारी डेथ हो गई या तो तुम्हें निकाल दिया या तो तुमने रिजाइन किया तीन ही है ठीक है और कुछ नहीं ठीक है निकालने के बहुत सारे रीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ है तुमको करप्शन चार्ज में ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा वही नलीफाई कर दिया इलेक्शन ही नलीफाई कर दिया ठीक है तो उसके बहुत सारे रीजन है अपने ओके तो माइनस व्हेन वी टोटल स्ट्रेंथ माइनस व्हेन वी माइनस इट द वैकेंसी दैट इज नोन एज इफेक्टिव मेजोरिटी ठीक है समझ आया अभी माइनस करते हैं हम लोग जब इफेक्टिव मेजोरिटी होता है और दिस इज इफेक्टिव मेजोरिटी इज देन वी take on the effective majority 50% plus 1 on the effective majority ठीक है ये भी एक्चुअली में एब्सोल्यूट का तरीका है ठीक है एब्सोल्यूट का सिंपल मतलब ये होता है कि टोटल में से 50% का प्लस 1 कर दीजिए टोटल ठीक है पर ये इफेक्टिव भी है तो तुम्हारा जो आंसर है वो ये ठीक है इलेक्शन में इतने सीट्स कैसे हैं 545 भी क्यों है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है एक्चुअली इफेक्टिव मेजॉरिटी है सीट ही उतनी एलोकेटेड है ठीक राज्यसभा में 245 एलोकेटेड है टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हाँ 238 प्लस 12 238 लेकिन है नहीं एक्चुअली में है कितनी 233 है शायद देख लेना एक बार हो गया स्पेशल मेजॉरिटी कल स्पेशल मेजॉरिटी कल ये देख क्या हो
ठीक है, ओके।